नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन, जेपीसी को भेजे गए एक राष्ट्र एक चुनाव पर दोनों विधेयक। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की 20 बैठक और राज्यसभा की 19 बैठकें हुई। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की के विरोध में हंगामा जारी। बीजेपी सांसदों का प्रेरणा स्थल पर तो विपक्ष का विजय चौक पर प्रदर्शन। भाजपा ने कहा, लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में। सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस, सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह हुए शामिल। नक्सल और आतंक के खिलाफ अभियान में एसएसपी की भूमिका को बताया अहम। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि पर एफआईआर और हिरासत के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस की बर्बरता ने दिलाई इमरजेंसी की याद। महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्द के आरोपों को बताया झूठ। और आज संभल में जुमे की नमाज के बाद शुरू होगा मंदिर और कुएं का एएसआई सर्वे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ताजा हुए दंगा पीड़ितों के 46 साल पुराने जख्म। संसद का शीतकालीन सत्र तमाम हंगामे के बीच आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी के गठन को लेकर सांसदों को नामांकित किया गया। आज राज्यसभा में जेपीसी के लिए 12 सांसदों के नाम नामांकित किए गए, जिसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में कामकाज की कुल उत्पादकता 40% से अधिक रही। पूरे सत्र के दौरान सदन 43 घंटे चला। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चला। इससे पहले लोकसभा ने देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से शुक्रवार को दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पर हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के प्रश्न हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सख्त शब्दों में कहा कि संसद में धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने पहले हाथ उठाए हमारे एक बड़ी सांसद सारंगी जी का ऊपर, फिर वही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो नागालैंड से राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं महिला सांसद है, उनका ऊपर भी उन्होंने जो भी वो बता रहे थे बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सलाह किया था। मैं उनका ही भाषा को बोलना चाहता हूं।
ये उन्होंने संगठित किया है। मैं राहुल गांधी जी को निवेदन करूंगा और मैं उनको ये डिमांड भी करूंगा कि आपने जो नागालैंड का महिला संसद महोदया का ऊपर जो किया है उससे उत्तर पूर्व का जनता बहुत ही क्षोभित है। संसद परिसर में भाजपा सांसदों के साथ गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और नागालैंड से महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक घटना है और संसद के इतिहास में ऐसी घटना नहीं देखी गई है। देखिए, संसद के जीवन में ऐसी घटना हमने कभी नहीं देखी कि सांसद धरना पर बैठे हैं और दाएं बाएं से जाने का रास्ता है, सिक्योरिटी खड़ा है, रास्ता दिए हुए है, फिर भी उन रास्तों को छोड़ के बीच में ही धक्का मारते हुए जाना, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक घटना है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने गुरुवार को संसद परिसर में भाजपा सांसदों के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना पर राहुल गांधी के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना में सांसदों को चोटें आई हैं और इस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने जो बिहेवियर किया है, महिला का जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने जिस तरह से अंदर घुसने के लिए ज़बरदस्ती जो उन्होंने फिजिकल कोशिश की है, हालांकि वो दूसरी तरफ से भी जा सकते थे। मकर द्वार के ऊपर सिक्योरिटी की एक लाइन होती है, वो वहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सांसद वहाँ पहले हम लोग खड़े हुए थे, वहाँ से बीच में से घुसने की कोशिश की है उन्होंने, जिसकी वजह से दो सांसद जो है वो उनको चोट भी लगी और वो गिर भी गए। इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को संसद परिसर में भाजपा सांसदों के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना पर कांग्रेस के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस पर पिछले 60 वर्षों से अंबेडकर का अपमान करने का भी आरोप लगाया। गुरुवार को हुई घटना पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी का हिंसक आचरण लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से पिछले 60 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और कल उनके नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंसा किया, प्रजातंत्र के ऊपर चोट किया है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया और शर्म भी नहीं आ रही, माफी भी नहीं मांग रहे हैं। निश्चित तौर से पूरे देश के सामने आज कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई है कि जिस तरह से नेहरू के मंत्रिमंडल में बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद चुनाव में जिनका विरोध किया, आज उनके खिलाफ देश की जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं, वो माफी मांगे। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को संसद परिसर में नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ हुए दुर्व्यवहार पर इंडी गठबंधन को घेरा। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। एक सांसद जो कि नागालैंड से हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, इनके पार्टी के गठबंधन का एक दल तो ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद की पिटाई कर चुके हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी के आजम खां, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई रमा देवी जी महिला थी, सभापति की कुर्सी पर बैठी हुई महिला, अपमानजनक टिप्पणी की और उसके बाद माफी नहीं मांगी थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल के लिए राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बिल के लिए जेपीसी में राज्यसभा की ओर से घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, डॉक्टर के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोखले, पी विल्सन, संजय सिंह, विजय साई रेड्डी को नामांकित किया गया है। I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. 1. Shri Ghanshyam Tiwari. Number 2, Shri Bhuvneshwar Kalita. Number 3, Dr. K. Lakshman.
नंबर 4 कविता पाटीदार, नंबर 5 श्री संजय कुमार झा, नंबर 6 श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, नंबर 7 श्री मुकुल वासनिक, नंबर 8 श्री साकेत गोखले, नंबर 9 श्री पी विल्सन, नंबर 10 श्री संजय सिंह, नंबर 11 श्री मानस रंजन मनगराज, नंबर 12 श्री वी विजय साई रेड्डी। थैंक यू सर। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. संसद परिसर में गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और नागालैंड से राज्यसभा सांसद फाग्नून कोन्याक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। कल हुई घटना की निंदा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम कल हुई हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अहिंसा के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे नागालैंड की एक बहन, आदिवासी बहन की साथ जो घटना घटी है, हम उसको निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे। और इसलिए आज हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास हम लोग आज शांति एक धरना की से हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। संसद परिसर में नागालैंड से राज्यसभा सांसद फाग्नून कोन्याक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला सांसदों के समूह ने राहुल गांधी के दुर्व्यवहार को शर्मनाक बताया और माफी मांगने की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के योग्य नहीं बताया। देखिए ये कैसे एनओपी है, ना बुजुर्गों की सम्मान, ना महिलाओं की सम्मान। ऐसे सांसद को संसद में रहने का हक ही नहीं है। बहुत शर्मनाक काम कल हुआ है और हम बहुत शर्मनाक चीज के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सांसद हैं, हम जीत के आए हैं। राहुल गांधी को कुछ दायित्व दिए गए थे जब वो जीते थे और इस हिसाब से उनको काम करना चाहिए। महिला का इस हिसाब से अनादर करना बिल्कुल गलत बात है। राहुल गांधी जी ने व्यवहार किया, एक महिला सांसद जो कि बहुत ही शालीन महिला है, बहुत शालीन सांसद है, नागालैंड की हमारी बहन के साथ राहुल गांधी का जो कृत्य था, उनके बहुत करीब में जाकर के एकदम से उनके चेहरे के पास जाकर के जो उन्होंने कृत्य किया उसकी हम निंदा करते हैं। महिलाओं के साथ जिस हिसाब से बर्ताव कर रही है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पार्लियामेंट के अंदर हो कि पार्लियामेंट के बाहर हो। जब महिला सांसद वहाँ खड़ी है सीढ़ी पर, तो जिस प्रकार से वो दौड़ते हुए आए और महिलाओं को धक्का मारते हुए अंदर गए, जाने की कोशिश की। राहुल गांधी जी को उनको अविलंब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सदन को शर्मसार किया है, महिला का अपमान किया है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बीजेपी नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सीटी रवि को कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसएसबी ने खुली सीमा से नशीले पदार्थ, घुसपैठिए, अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में
केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे में लोगों की मौत से गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। संभल सांसद जयूर रहमान बर्क के घर के बाहर अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटा दिया गया है। सपा सांसद के घर के बाहर नाली पर अवैध अतिक्रमण करके स्लैब बनाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे जेसीबी मशीन से हटा दिया गया। संभल में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में आज सपा सांसद के घर पर भी कार्रवाई की गई और उनके घर के सामने बनी स्लैब को बुलडोजर से हटा दिया गया। इस बीच संभल में पुराने मंदिर मिलने और अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सक्रियता के बाद 86 साल पहले दंगों की आग में अपना सब कुछ खो चुके लोगों को भी न्याय की आस जगी है। इसी क्रम में 1978 में हुए दंगों में अपने परिजनों को खो चुके पीड़ित विनीत गोयल आज संभल पहुंचे और 46 साल पुरानी आप बीती सुनाई। हत्या भी बहुत निर्ममतापूर्वक की गई। हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए, उसके बाद ऊपर डला रेत दिया। इसके बाद भी उनको शायद कत्ल ही नहीं, उन्होंने टायर उस पर डलाकर और उस पर पेट्रोल छिड़ककर कभी लोगों को वहाँ पर डला। आपके पापा का तो साहूकारी का कुछ पैसा भी बटा होता था, गोभी उनके भी हाथ पांव काटे थे सिर्फ। हाँ। और विनीत गोयल ने बताया कि किस तरह से उनके पिता के साथ निर्ममता से उनकी हत्या की गई। साथ ही विनीत गोयल ने कहा कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इन प्रशासन और शासन दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं मिला। अब योगी जी और स्थानीय प्रशासन, डीएम हो, कप्तान साहब हो, इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा और मेरे पिता को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाऊँ। मिला भी हूँ और मैंने उनसे मांग भी की है कि जो लोग हैं और जिन्होंने ये इस तरह का वो किया है कांड, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुझे भी न्याय मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में संभल के बाद बरेली में 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से पुलिस प्रशासन ने दूसरे समुदाय के कब्जे को हटा दिया है। इस मंदिर पर चौकीदार वाहिद अली ने 40 साल से कब्जा कर रखा था। इस स्थान पर दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का ऑफिस था। पिछले 2 साल से सरकारी भवन बनने के बाद यहाँ से ऑफिस को हटा दिया गया था। उसके बाद से वाजिद ने इस पर कब्जा कर लिया। समिति द्वारा वाहिद का स्थान से कोई संबंध न होने की जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर कब्जा हटा दिया है। जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज इलाके से एक परिसर है जो कि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर परिसर में एक परिवार काफी समय से काबिज था, जो परिवार अभी अपना कब्जा वहां से खाली कर रहा है स्वेच्छा से, और इसी के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन की टीम वहाँ पे सतर्क है और शांति व्यवस्था जो है वहाँ पे एकदम नॉर्मल है और इसमें हमारी सतर्क दृष्टि बनाई रखी जा रही है। अब लोगों को इनका ऐसा अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ जिससे ये साबित हो सके कि ये चौकीदार है, इसलिए इन्हें नोटिस मैंने चस्पा किया कि ये तत्काल ये परिषद खाली कर दीजिए।
भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि अब तक कितने ही पिछड़े समाज के लोगों को दिल्ली सरकार ने नौकरियां दी हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से सिर्फ राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति का सबसे झूठा व्यक्ति है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है। हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो लोग सच मान लेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार बताए कि उन्होंने पिछड़ों को या दलितों को या जो हमारे एसटी समाज के लोग हैं वो बताएं, वो 100 लोगों के नाम बता दें जिनको उन्होंने 10 साल में रोजगार दिया हो। तो बाबा साहब के सम्मान में जो कुछ मोदी जी की सरकार ने किया है वो आजादी के बाद शायद उतना सम्मान किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश राव जाधव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार और मोबाइल यानी JAM ट्रिनिटी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि देश में गरीब, वंचितों और विशेषकर महिलाओं के स्वावलंबन में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के तहत देश में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बैंक खाते खोले गए और लाभार्थियों तक सीधे धनराशि बैंक खातों में भेजी गई है। अब तक देश में 54.19 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए अभी तक जमा है। इस योजना में खोले गए खातों में से 56% खाते हैं जो महिलाएं के द्वारा खोले गए और 67% जो खाते हैं वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इसमें से देश के गरीब, पिछड़ों, महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों को बैंक खातों तक पहुंचने में यह योजना पूर्णतः सफल रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और सुगमता को गति देते 21वें EV एक्सपो 2024 में नए स्टार्टअप्स के साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने नवाचार लेकर आई हैं। यहां लगी प्रदर्शनी भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के अभियान को नए आयाम देती दिख रही है। इस बीच कई नए EV उत्पादों की भी एंट्री हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पाद करने वाली कंपनी लोहिया ऑटो ने योद्धा ब्रांड का अनावरण किया। कंपनी ने ये ब्रांड ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ई-रिक्शा चालकों को समर्पित किया है। डिफरेंशिएशन हमारे वॉरियर्स को डेडिकेटेड है, जो व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हर तरीके से मेहनत करते हैं और इस मिशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी मिशन में हम लोगों के लिए सबसे आगे रहते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से सुधार के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के साथ वहां की अनेक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं इंदौर के एक ऐसे ही छोटे गांव लेपा पुनर्वास क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है एक छोटा गांव लेपा पुनर्वास क्षेत्र। सुदूर जंगल की पहाड़ियों में बसा लेपा पुनर्वास क्षेत्र अब निमाड़ अभ्युदय नर्मदालय संस्था और ग्रामीण कौशल विकास के लिए जाना जाता है, जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन संभव है, अतः शिक्षा को लेकर बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्यरत है नर्मदालय संस्था। आइए जानते हैं नर्मदालय संस्था में किस किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है समाज के विकास में उनका योगदान देने के लिए, और साथ ही इसके साथ बच्चे कैसे आजीविका में अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं। लेपा पुनर्वास क्षेत्र के ग्रामीण बच्चे नर्मदालय संस्था में पढ़ने आते हैं। नर्मदालय में उन्हें शिक्षा के साथ खाना भी दिया जाता है। जहां पहले ये ग्रामीण बच्चे समय बर्बाद करते थे, भूखे रहते थे, तो वहीं अब हाथों में किताबें हैं। यहाँ मैं 9 साल पहले आया था आश्रम में, जब मुझे कुछ नहीं आता था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। यहाँ आने के बाद अब मैं पढ़ तो रहा हूँ और उसके साथ अभी प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं जब 2.5 साल की थी तब से दीदी के पास रह रही हूँ। मतलब मेरे 10वीं तक
का प्रशिक्षण यहीं पर हुआ है और अभी इस साल 11वीं और 12वीं में बाहर गांव से कर रही हूँ। मुझे आगे चलकर समाज के लिए काम करना है। नर्मदालय में शिक्षा और कौशल की सतत धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे ये बच्चे सुदूर वनवासी क्षेत्र से आते हैं और जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। ऐसे बच्चे जब यहाँ से घर वापस जाएं तो अपना एक कुछ उपजीविका का साधन उन्हें मिले, एम्प्लॉय नहीं बने, एम्प्लॉयर बने। नर्मदालय संस्था की संस्थापिका का कहना है कि उनकी संस्था का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना है। शिक्षा के साथ साथ हम इनको जो अलग नवाचार दे रहे हैं तो उसमें प्लम्बिंग है, कारपेंट्री है, फैब्रिकेशन है, गौशाला व्यवस्थापन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती है और खाना बनाना है। संस्कृति के साथ भी जुड़ रहे हैं। संस्था में शिक्षा और नवाचार के माध्यम से लोगों के जीवन में समृद्धि, प्रसन्नता तो आई ही है, साथ ही उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी देखा जा सकता है। गरीब न जाने क्या है मजहब उसका, जो मिटा दे उनके पेट की आग, वही है रब उसका। निमाण अभ्युदय संस्था द्वारा संचालित नर्मदालय संस्था में बच्चों की भूख तो शांत की ही जाती है, इसके साथ उन्हें शिक्षित भी किया जा रहा है और एक समाज के लिए एक उत्कर्ष समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़। और यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग के लीग स्टेज के मुकाबले में चेल्सी ने गुरुवार को शैमरॉक रोवर्स को 5-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से मार्क ग्यू ने मैच में 3 गोल दागे। इस तरह इस खिलाड़ी ने कॉन्फ्रेंस लीग में अपने गोल की संख्या को 6 तक पहुंचा दिया। चेल्सी की ओर से पहले 4 गोल पहले हाफ में आए, जबकि दूसरे हाफ में टीम ने एक और गोल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं शैमरॉक रोवर्स की ओर से एकमात्र गोल पहले हाफ के 26वें मिनट में आया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।